क्षण की यह घटना पता नहीं कितने महीनों तक दिलो दिमाग पर हावी रही। और फिर विरेचन के लिए उसने वही रास्ता चुना जो पहले भी चुनती आई, एक कहानी के रूप में। शीर्षक है दहशत। बाद के वर्षों में सीट नंबर 49 नामक मेरे दूसरे कहानी संग्रह का यह हिस्सा बनी। इसके पूर्व पत्रिका में प्रकाशित हुई और मंचों द्वारा पढ़ी गई। आज एक बार फिर मैं आपके सामने इस कहानी के साथ हाजिर हूँ। दहशत। शिप्रा, मैं मौसी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है। और सुनो, रमेश नाना आए तो उन्हें यह पैकेट दे देना। हाँ ठीक है। अरे एक बार आकर देख तो लो मैं किस पैकेट की बात कर रही हूँ। ओ, गेम खेलने बैठती है तो इसे कुछ सोचता ही नहीं, जाने कब समझेगी। शिप्रा, ओहो, आई मम्मी। शिप्रा कमरे से निकल सीढ़ियां फलांगती नीचे माँ के पास जा पहुंची। रेणु हाथ में पैकेट लिए बेचैनी में दरवाजे के पास चहलकदमी कर रही थी। बेटी को देखा तो स्थिर हुई। दरवाजा ठीक से बंद कर लो, घंटी बजे तो पहले लेंस से देख लेना फिर खोलना। बिला वजह बाहर मत निकलना। मार्च में ही इतनी तेज धूप है, मानो लू चल रही हो। बेटी को हिदायत देती अपने आप में बुदबुदाती रेणु मुख्य दरवाजे से बाहर निकली। गार्ड ने सलाम ठोका। भैया, डाकिया या कुरियर वाला आए तो कह देना मैं बाहर हूँ, आप लेकर रख लेना। जी मैडम। बाहर सड़क पर थोड़ी प्रतीक्षा के बाद ही रिक्शा मिल गया तो चैन की सांस लेती हुई रेणु उस पर बैठ राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ बढ़ चली। शिप्रा को अकेले छोड़कर जाने का उसका जी न होता। उसने वादा किया था कि परीक्षा के बाद वह शिप्रा के साथ साइंस सिटी, तारामंडल और वाटर पार्क जाएगी, पर अचानक दीदी की बीमारी के कारण योजना धरी की धरी रह गई। पंकज को भी ऑफिस से छुट्टी कहाँ मिल पाती है कि वह बेटी के साथ समय गुजारे। विनोद नगर की सोसाइटी वैसे तो अच्छी है, पर फिर भी शिप्रा है तो छोटी बच्ची ही। रेणु अपनी सोच में खोई खोई अस्पताल के 4 नंबर गेट पर पहुंच गई। रिक्शे वाले ने आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। हाँ भैया, बाएं ले लो। बस 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 यहीं रोक दो। पैसे चुकाकर वह अंदर की तरफ बढ़ी और उदास हताश चेहरों की भीड़ में शामिल हो गई। शिप्रा माँ के कहे अनुसार दरवाजे की लॉक लगा, मोबाइल बगल में रख गेम खेलने में तल्लीन हो गई। इधर दरवाजे पर घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। अनायास उसका ध्यान बजती घंटी पर गया तो तल्लीनता भंग हुई। रमेश नाना होंगे। बुदबुदाती हुई वह झटपट सीढ़ियां उतरने लगी। दरवाजे पर लगे लेंस से देखा, तसल्ली की, फिर दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर रमेश 66 वर्षीय सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर थे। पिछले वर्ष ही सेवा मुक्त हुए। बड़े गीतकार भी थे। रेणु और राकेश से उनकी गहरी आत्मीयता थी। दोनों उन्हें अपना अभिभावक मानते। 9 वर्षीय शिप्रा उन्हें नाना जी कहती। वे भी उनसे लाड़ जताते। नाना जी, मम्मी ने आपके लिए यह पैकेट दिया है। अरे, दरवाजे से ही लौटा दोगी? अंदर तो आने दो। खाइए, झेपती हुई शिप्रा बोली। वह चाहती थी नाना जी जल्दी से जाएं तो वह गेम आगे बढ़ाए, पर कह ना सकी। घर पर कोई नहीं है? नहीं, मम्मी मौसी से मिलने गई है, पापा ऑफिस। और काम वाली बाई?
वह तो सुबह आकर चली गई। शिप्रा ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? नहीं, रात थोड़े ही ना है, फिर मम्मी ने कहा है जल्दी आ जाएगी। नाना जी, मम्मी ने पैकेट जल्दी पहुंचाने को कहा है। अच्छा बाबा, एक गिलास पानी तो पिला दो। फ्रिज से पानी की बोतल निकालती हुई शिप्रा पीछे साया सा महसूस कर अचानक हड़बड़ा गई। बोतल हाथ से छूट गया। पीछे उसके बिल्कुल सट कर डॉक्टर रमेश खड़े थे। वो झुके और उन्होंने शिप्रा को गोद में उठा लिया। गाल, नाक, आंख, माथा, होठ पर चुम्बन की लगातार बारिश से हतप्रभ घबराई सी शिप्रा जितना छटपटाती, पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। उन्होंने पहले भी उसे दुलारा था, मगर इस तरह नहीं। सोफे पर लिटाई गई वह चीखना चाहती थी, मम्मी को बुलाना चाहती थी, पर वह अपनी जगह से हिलडुल न सकी। नाना जी की उंगलियां सापिन सी उसके बदन पर यहाँ वहां रेंगती रही। होठ जगह जगह निशान छोड़ते रहे। हजारों चींटियों के एक साथ शरीर पर छोड़े जाने की पीड़ा से गुजरती वह कब बेहोश हो गई पता नहीं। नाना जी के बुदबुदाते स्वर समुद्र में उठने वाले शोर की तरह रह रह कर सुनाई देते रहे। शब्द अस्फुट, चेतना विच्छिन्न। चेतना लौटी तो फ्रॉक शरीर से अलग था। दर्द बदन में घाव बनकर टीस रहा था। हाथ पैर बेजान से पड़े रहे। सिर अब तक घूम रहा था। वह सोचने की कोशिश करने लगी। नाना जी ने आज उसे छुआ तो उसे डर क्यों लगा? उन्होंने उसे ऐसे क्यों किस किया, गंदे तरीके से? वह आगे कुछ याद करने की कोशिश करती, पर नाजुक दिमाग दबाव सहने को तैयार न हुआ। वह चीख चीख कर रोने लगी और रोती रोती ऊपर कमरे से मोबाइल लाने सीढ़ियों की ओर बढ़ी। पैर उठ नहीं रहे थे। कटे वृक्ष की तरह शरीर झूलता रहा। वह फिर अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। शिप्रा, शिप्रा, शिप्रा! कभी घंटी बजाती, कभी दरवाजे को हाथ से थपथपाती। रेणु गुस्से से लाल पीली होने लगी। आज इसका गेम खेलना ना भुलाया तो मैं। उसने फिर घंटी दबाई। शिप्रा की आंख खुली। पहले तो उसे सब सपना सा लगा, मगर एक बारगी शरीर सिहर उठा। माँ की आवाज सुन गिरती पड़ती दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा जो कसकर सटा पड़ा था अचानक भड़ाक से खुल गया। शिप्रा माँ से लिपटकर जोर जोर से रोना चाहती थी, पर गुस्से में खौलती रेणु को बेटी का आंसू से पिघला चेहरा ना दिखा। आवेश में उसने झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। रमेश रेणु के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। थरथराती शिप्रा के पांव में जाने कहां से ऊर्जा आई। वह पलटी और बेतहाशा अपने कमरे की तरफ भागी। रेणु चिल्लाती रही, पर उसने कोई जवाब न दिया। घड़ी ने 5 का घंटा बजा दिया। शाम ढलने लगी। दरवाजा बंद कर तकिए में मुंह घुसाए वह कितनी देर सुबकती रही पता नहीं। एक बार फिर नीचे दरवाजा खुलने की आवाज हुई। शायद नाना जी गए, शायद पापा आए। वह पापा से कहेगी सब कुछ। मम्मी गंदी है, उससे बिना पूछे बिना कुछ जाने उसे थप्पड़ मारा। वह कभी बात नहीं करेगी, नाना जी की शक्ल भी नहीं देखेगी, कभी नहीं। कहीं फिर उसके पास आ गए तो
उनके करीब होने की कल्पना मात्र से वह सिहर उठी और रोने लगी, पहले मुंह दबाकर, फिर जोर जोर से। शिप्रा, शिप्रा। पापा की आवाज सुनकर शिप्रा की आंख खुली। रोते रोते वह कब सो गई थी उसे पता नहीं चला। रात के 10 बज रहे हैं, तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आना पड़ेगा। दरवाजे को धक्का देते हुए पापा बोले, और ये दरवाजा बंद करके क्या हो रहा है? मम्मी बता रही थी तुमने नाना जी को देखा, पर बिना हलो किए दौड़कर कमरे में आई। मम्मी के पुकारने पर भी नहीं रुकी। सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। पापा की रूखी बोली से वह मासूम इस कदर सहम गई कि उसने अपने होठ खींच लिए। टुकुर टुकुर पापा का चेहरा देखती रही। ना बोल फूटे, ना आंसू झड़े, जड़ हो गई वह। सुबह के 9 बज गए। रेणु जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी रही ताकि पति के साथ ही गाड़ी से अस्पताल जा सके। जल्दी करो रेणु, मुझे देर हो रही है। हाँ, अब भी आई। शिप्रा, ओ शिप्रा, 9 बज रहे हैं, उठना नहीं है क्या? रेणु ने श्री से जरा नाराजगी भरे स्वर में आवाज लगाई। बार बार पुकारने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, वो बड़बड़ाती हुई उसके कमरे में घुसी। शिप्रा बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। रेणु ने सिर पर हाथ रखा तो चौंक पड़ी। उसका बदन बुखार से जल रहा था। आंखें बंद थी, बदन रह रह कर सिहर रहा था। बेटी की यह हालत देख रेणु सारी नाराजगी भूल गई। घबराकर पति को आवाज लगाई। डॉक्टर बुलाए गए। दवा के साथ कुछ नसीहतें भी मम्मी पापा को दी गई। क्या शिप्रा सुन नहीं पाई? डॉक्टर को विदा कर दवा लेकर थोड़ी देर बाद पापा फिर कमरे में आए। मम्मी तब तक सिरहाने बैठी उसका सिर सहलाती रही, मगर उनका ध्यान कहीं और था। शायद कुछ सोच रही थी, शायद मौसी के बारे में, शायद उसके बारे में। इसे इस हालत में छोड़कर जाना ठीक नहीं, पापा बोले। मेरा दिल भी इसे छोड़कर जाने का नहीं हो रहा। क्या आप अस्पताल जा सकेंगे? मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, पापा ने विवशता जाहिर की। फिर कुछ सोचते हुए बोले, रमेश अंकल को थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं बुला लेती? शिप्रा को कंपनी मिल जाएगी और तुम भी निश्चिंत होकर जा सकोगी। अरे हाँ, यही ठीक रहेगा। चैन की सांस लेती हुई रेणु बोली। अर्ध चेतन अवस्था में बुखार से तपती शिप्रा अचानक चीखने लगी, नहीं, मुझे किसी और के साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। लेकिन इस हाल में हम तुम्हें अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते। मुझे अकेले भी नहीं रहना, उनके साथ भी नहीं रहना, नहीं, कभी नहीं। शिप्रा, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। मम्मी मौसी से मिलकर जल्दी आ जाएगी। फिर नाना जी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो नहीं रहना है। कमजोर शिप्रा पूरी ताकत से चीख पड़ी। उसका शरीर थरथराने लगा। रेणु को जैसे लकवा मार गया। गूंगी मूरत सी वह वहीं दरवाजे के पास धप से बैठ गई। पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। कहानी के समापन के साथ ही इंटर कॉलेज का सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 16 वर्षीय स्वाति को यौन शोषण पर इतनी यथार्थ परक कहानी के लिए मंच पर ही बधाइयां मिलने लगी। कहानी पाठ के अंदाज ने बहुतों की आंखें नम की तो कई हमउम्र सिसकियां भरने लगी थी। सुप्रिया टुक टुक बेटी को देखती रही, जिसके तन पर तो उसे कोई जख्म नहीं दिखा था,
और उसके बाल मन पर इतना गहरा जख्म पिछले 7 वर्षों से अंदर ही अंदर नासूर बनता रहा, रिस रिस कर स्याही बनाता रहा और उसे खबर तक नहीं हुई। वही जख्म आज कहानी बनकर फूट पड़ा। वह अजनबी आंखों से बेटी को देखती रही। उसके अंतस में उतरने का साहस अब उसमें ना रहा। बेटी की जिद को छोटी घटना समझकर वे दंपति जिसे भूल चुके थे, उसी ने उसकी लाडो को इतना परिपक्व बना दिया कि तालियों की गड़गड़ाहट में उसे नन्ही स्वाति की अस्फुट चीख सुनाई देने लगी। इसलिए तो नहीं रहना, इसलिए तो नहीं रहना। ए ब्लॉक के खन्ना अंकल का चेहरा स्वाति के बदन पर धीरे धीरे उगने लगा। धन्यवाद।